मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एसएन रिएक्शन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें रिएक्शन विथ मेटल्स, इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस चेक कीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। आज हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलो एरीन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि ये जो हेलो एरीन्स होते हैं ये किस तरीके के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपको इसमें जो ध्यान रखना है, ठीक है, हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि हेलो एरीन्स जो है वो किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इसमें आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हेलो एरीन्स जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हेलो एरीन्स आर, इसमें पॉइंट आप याद रखिएगा, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लोग क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अब लेस रिएक्टिव क्यों होता है, इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे 3 रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि ये 3 रीज़न्स की वजह से ये जो हेलो एरीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो पहला जो आपका रीज़न है यहाँ पे बिकॉज लिख लो आप, रिएक्शंस बिकॉज, है ना। रीज़न क्या है, पहला यहाँ पे देखिए, पहला रीज़न है रेजोनेंस इन हेलो एरीन्स। ठीक है, रेजोनेंस इन हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से ये जो है लेस रिएक्टिव होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि रेजोनेंस कैसे होगा। देखिए क्या होगा, ये हमारा हेलो एरीन का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया और यहाँ पे हो गया हेलोजन। देखिए किसी भी हेलोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, हेलोजन के लिए मैं जैसे क्लोरीन का या फ्लोरीन का क्लोरीन का देखते हैं हम यहाँ पे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो 5 है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो ये इधर अपना ऑर्बिटल जो है वो बना लिया, बॉन्ड बना लिया यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। 2 इसके पास लोन पेयर बच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर ये बच गए हैं, है ना। और ये जो बेंजीन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट सिस्टम बोला जाता है। अब होता क्या है कि जब कंजुगेट सिस्टम और लोन पेयर आपस में अटैच्ड होते हैं तो वहाँ पे बनता है रेजोनेंस की चांसेस। रीज़न ये रहता है कि ये जो हमारा बेंजीन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। किस इलेक्ट्रॉन को, जो हेलोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
और हेलोजन के पास लोन पेयर है तो वो उसे डोनेट करने का कोशिश करता है, दे सकता है। होगा क्या, जब यहाँ से लोन पेयर निकल के इस कार्बन में, देखिए यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे आता है तो होगा क्या कि यहाँ पे अब ये कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो कार्बन है उस पर अगर ये लोन पेयर आ गया तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये जो है मूव करके इस कार्बन पे आ जाएगा। कौन, ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है अंदर की ओर, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन पे, बगल वाले कार्बन पे आ जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इस हेलोजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन को दिया तो एक बॉन्ड और बनाएगा, और साथ ही साथ हेलोजन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर में रहेंगे ही। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आ गया हेलोजन में, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। अब ये जो पाई बॉन्ड था ये वाला, ये तो शिफ्ट हो गया है, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 2 बॉन्ड्स दिखाई देंगे बस, ठीक है, 2 बॉन्ड्स दिखाई देंगे। और ये वाला जो कार्बन था इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे जो कार्बन है सेकंड नंबर पे है ना, उस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ट्रांसफ़र होके आएगी इस इधर, और ये जो पाई बॉन्ड है वो आ जाएगा यहाँ पे इस कार्बन पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र होकर इस कार्बन पे आएगी, अब इस कार्बन पे आएगी तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर नेक्स्ट कार्बन पे जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब उसके बाद ये जो हमारा हेलोजन है इस पे तो X पॉजिटिव और ये रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब फिर वही रोटेशन, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, है ना, तो यहाँ पे इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हेलोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज तो ये पाई बॉन्ड तो टूट गया, है ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये फिर इधर जाएगा तो इस कार्बन पे, तो ये जो है फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, इसको इधर बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए, ड्यू टू द रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड ओकर्स इनसाइड द बेंजीन रिंग, और इस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे देखिए इन सभी में क्या है, देयर इज़ डबल बॉन्ड, है ना। एक्चुअली में ये है सिंगल बॉन्ड, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये वाला या फिर ये वाला, तो इन दोनों में है सिंगल बॉन्ड, लेकिन इनका जो इंटरमीडिएट जब पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बन गए हैं, तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखिए कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे जो इनका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू है वो 2 नहीं है, हम इसको 1.5 मान सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या है, 1.5 है, मतलब 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि जो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है या तो ये है या फिर ये है ना, और ये तो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता होगा, डीलोकलाइज्ड होते होंगे पाई बॉन्ड्स जो हैं। अब जब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। अब यहाँ इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा दिक्कत होता है
सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसका कंपैरिजन करें हेलो एल्केन्स के साथ, तो हेलो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको दिक्कत होगा। तो ड्यू टू द रेजोनेंस द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन द हेलोएरिन्स एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, एंड ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड एंड हैंस द हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द रीज़न, फर्स्ट रीज़न कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है, एंड ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इन हेलोएरिन्स। एंड अब यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, फिर नया बॉन्ड बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो कैरेक्टर हैं मतलब हेलोएरिन्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न देखिए यहाँ पे, सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न में इसको चलिए इरेज कर देता हूँ मैं पूरा इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, हो गया, इरेज करें। सेकेंड जो रीज़न है वो है आपका डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे मैं आपको हेलो एल्कीन लेता हूँ, जैसे ये हो गया आपका हेलो एल्केन, ठीक है, CH3 CH2 को ऐसा लिख लेते हैं, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया X, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हमारा है हेलो एरिन्स, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इन सब में क्या है, डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे जितने कार्बन है उन सभी में डबल बॉन्ड है, ठीक है, जितने कार्बन हैं उन सभी में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है, कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो कहने का मतलब क्या है कि ये कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है सभी सिंगल है, इसका मतलब ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन जो है, कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो तो सिंगल है, लेकिन कार्बन अपने पीछे के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बने तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ये जो हेलोएरिन है उसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे जो S कैरेक्टर है वो है 25%, ठीक है, और यहाँ पे जो S कैरेक्टर है वो है 33.33%, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो ये जो कार्बन है वो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। अब स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा तो छोड़ेगा नहीं, इजीली छोड़ेगा नहीं तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि इन हेलोएरिन्स, बोल रहा हूँ ठीक से सुनिए, इन हेलोएरिन्स the halogen is attached to the carbon is sp2 hybridized. In haloarenes the halogen attached to the carbon is sp2 hybridized with more s character, while in haloalkane the halogen attached to the carbon is sp3 hybridized with लेस एस कैरेक्टर, ठीक। फुल स्टॉप कर देना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है
more is the S character, more is the electronegativity of the carbon, and in haloarenes the carbon is sp2 hybridized, that is more electronegative than the carbon in haloalkane. In haloarenes, carbon hold the electrons of halogen more strongly and it is difficult to break the bonds. ठीक, it is difficult to break the bonds and because of that the haloarenes are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो रीज़न हो गए। ठीक है, तो ये तो दो रीज़न हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड रीज़न। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या हो जाएगा, देखिए जब ये हेलोएरीन्स है मान लीजिए, है ना, जैसे ये हेलोएरीन्स हो गया, ये हेलोएरीन्स हो गया और इससे हेलोजन ग्रुप जब जुड़ा हुआ है तो जब ये हेलोजन इससे अलग होगा तो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। इसको बोलते हैं फेनिल केटायन। क्या बोलते हैं, फेनिल केटायन। ठीक है, अब ये फेनिल केटायन जो है, देखिए यहाँ पे ये कार्बन में है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो कार्बन है उसमें है पॉजिटिव चार्ज। छोटा दिख रहा है क्या, एक मिनट रुको तो दिख जा रहा है। ठीक है, इसमें है फेनिल, ये जो बन रहा है ये फेनिल कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब ये जो कार्बन है इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, फेनिल कार्बोकेटायन जो होता है रेजोनेंस नहीं बनाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा रेजोनेंस के बारे में, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जैसे दो कंपाउंड ए एंड बी है ना, तो ए और बी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं। तो मान लो कि जो ए है वो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और बी जो है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो ए जो होगा ना, जो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट विल बी मोर स्टेबल देन द बी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज़ मोर स्टेबल। अब ये तो बना ही नहीं रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये अनस्टेबल होगा। तो जो आपका थर्ड रीज़न है ना, दैट इज़ इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए, है ना, कि फेनिल केटायन इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड द हेलोएरेन्स डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन, क्योंकि SN1 में तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जहाँ पे स्टेबिलिटी है ही नहीं, वो कहाँ से SN1 रिएक्शन देगा। तो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जो हेलोएरिन्स है दे डज नॉट अंडरगो इन SN1 रिएक्शन, क्योंकि इनका जो फेनिल केटायन यहाँ पे जो बन रहा है, ये जो फेनिल केटायन बन रहा है, इट इज़ नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, और इसकी वजह से फेनिल केटायन जो होता है रेजोनेंट स्टेबलाइज नहीं होने की वजह से जो हेलोएरिन्स होते हैं दैट डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 तो देगा ही नहीं। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये 3 रीज़न्स हो गए, और इन 3 रीज़न की वजह से जो हेलोएरिन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन तो देगा ही नहीं, SN2 तो फिर भी दे सकता है वर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे कंडीशन में दे सकता है। तो इसके लिए एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इरेज करें, हम रिप्लेस कराते हैं। टॉपिक दे दीजिए रिप्लेसमेंट।
ऑफ हेलोजन ग्रुप बाई OH। ठीक है, OH से हम क्या करा रहे हैं, रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे हेलो एरिन्स ले लेता हूँ, हेलो एरिन है ये एक, ठीक है, ये ले लिए मैं, ये ले लिया हेलो एरिन, ठीक है, और इसका मैं OH से रिप्लेस कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो H2O कर लेते हैं अपन, है ना, NaOH, है ना। और इसके लिए इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, इसके हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से। याद रखिएगा ये एसिडिक होता है और ये बेस है, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बनता है फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप है, चलो इसको ऐसा लिखो, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कराएंगे NaOH से। ठीक है, किसमें 623 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA बनेगा, है ना। और यहाँ पे H2O जो है वो बाहर निकलेगा, है ना, ये OH और यहाँ से HOX बाहर निकलेगा। ठीक है, H2O बाहर नहीं निकलेगा, HX बाहर निकलेगा। ठीक है, HX यहाँ पे बाहर निकल गया। अब इसका हम लोग सेकेंड स्टेप में कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, H3O, तो ये बनाएगा फिनॉल। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं, 623 केल्विन दे रहे हैं। ठीक है, 623 केल्विन दे रहे हैं। और उसके बाद ये तो इस पे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड के सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, NaOH फिर बना देगा और यहाँ पे OH जो है वो अटैच हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये चीज़ यहाँ पे होगा। अब देखिए इतना टेम्परेचर मेंटेन कर पाना तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो हम इस टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेलोजन को OH से रिप्लेस किया जा रहा है, बट टेम्परेचर कितना है, 623 केल्विन, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है, लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पे बन रहा है। अगर केल्विन का हम बात करें तो इतना टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए बहुत सारा हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और उतना टेम्परेचर कंटिन्यू अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसका नुकसान भी है, क्योंकि हीट भी तो थर्मल पॉल्यूशन फैलाएगा फिर ही। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का काम ही वही है कि कोई रिएक्शन अगर एडवर्स कंडीशन में हो रहा है तो हम उसके कंडीशन को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। अगर कोई टेम्परेचर मतलब कोई रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो हाउ कैन वी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, यही तो काम है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसके लिए फिर डिस्कवरी किया गया। क्या डिस्कवरी किया गया कि सपोज आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा दिया है। ये वाला ये ऑर्थो ग्रुप पोजीशन कहलाता है, ये पैरा कहलाता है और ये मेटा कहलाता है। समझ में आ रहा है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो आपको लगाना कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अर्थो पे है, पैरा पे है, और ये फिर अर्थो हो जाएगा, इसको भी अर्थो ही बोलेंगे। ठीक है, ये जो है वो क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा है, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा है और ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा है, मेटा पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए अब होगा क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि HX है, ठीक है, HX है, ये हो गया हमारा HX। और इसका रिएक्शन हम फिर से वही हम क्या कराते हैं, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया गया। देखिए नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ना, रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना कंजुगेशन दिखाई दे रहा है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब होता है हम उसको कंजुगेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इस बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन का जो है, समझ रहे हो ना, डेफिशिएंसी है।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ कराना मतलब निकाल लेना। तो ये क्या करेगा, थोड़े देर के लिए ही सही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, और जब ये इधर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये अपनी ओर ले लेगा तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आ रहा है समझ में, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हम यहाँ से अटैच कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर होता है ये रिड्यूस हो जाता है। 463 केल्विन हमको चाहिए होता है जब हम पहला पोजीशन पे इसको अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधा फिर मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसको नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हमको करना पड़ेगा, ठीक है, H+ आयन प्रोटोनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो रहा है बात, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे भी लगाते हैं, ये हो गया X। यहाँ पे भी हम ऐसा ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको इस हेलोजन को क्या करना है, एक्सचेंज कराना है, ठीक है। तो रिएक्शन तो सेम होगा, पैटर्न तो सेम रहेगा, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, NaOH का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 334 केल्विन हमको चाहिए, ठीक है। और सेकेंड जो स्टेप होगा वहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस ही कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे नंबर, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप नहीं था तो बहुत एडवर्स कंडीशन, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए था। पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच किया तो टेम्परेचर कम हो गया, ऑर्थो और पैरा पे किया तो और टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, नाम आपको याद रखना है, मैं नाम आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये OH हो जाएगा और ये हो गया आपका नाइट्रो ग्रुप, ये भी है आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होते जा रहा है। समझ में आ गया। इसका नेम होगा, अगर आप काउंट करके लिखना चाहो तो देखिए, फिनॉल ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3 4 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, या फिर पैरा नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। अर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनॉल, अर्थो पैरा, ये अर्थो पोजीशन है, अर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनॉल, या फिर 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल इसका नाम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच किया जा सकता है ना, इस पोजीशन पे भी अटैच किया जा सकता है। तो चलिए इसको इरेज कर दें, ठीक है। देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं ऊपर का जो है इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इसमें 1 नाइट्रो ग्रुप था, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप्स वाले को करते हैं। ये हो गया X, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, और ये भी हो जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक। अब ये जो है ना, इसको हमको सिर्फ गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी गर्म कर देते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे H+ आयन भी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OH, और ये हो गया NO2, ये हो गया NO2, और ये क्या हो जाएगा NO2, ठीक है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6
ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम अटैच करते जाएं तो फिनॉल में भी एसएन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, ठीक। और नॉर्मली अगर हम देखें तो एसएन रिएक्शन जो है वो एडवर्स कंडीशन में होगा, और ये सब SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। याद रखना है आपको, फिनॉल केवल SN2 मैकेनिज्म दे सकता है, SN1 तो देगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं देगा, SN1 किसी कंडीशन में नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिनॉल सिर्फ SN2 रिएक्शन दे सकता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता, है ना। SN2 तो है वो जो सिंगल 1 स्टेप रिएक्शन होता है, ये तो आपका समझ रहे हो ना, बाई वो है आपका मतलब इंटरमीडिएट है मान के चलिए, ठीक है, अनस्टेबल है, और उस पर हाइड्रोलाइसिस करा के हम अल्कोहल बना सकते हैं, इसलिए 1 स्टेप में मैं आपको इसको बताया। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। फिनॉल इज़ लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इसके अलावा डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन, जो फिनॉल्स होते हैं उनमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ लेता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ नहीं करता, इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। उसके बाद थर्ड जो रीज़न है कि जब हेलोजन बाहर निकलेगा तो फेनिल कार्बोकेटायन बनता है, जो कि रेजोनेंस अनस्टेबल होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके नहीं बनते, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, दैट इज़ नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन SN2 से दे सकता है ये रिएक्शन, बट एडवर्स कंडीशन में देगा। नॉर्मली अगर हम लेना चाहें तो एडवर्स कंडीशन को हमको नॉर्मल कंडीशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमको ऐड करने पड़ेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो जो है इस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है फ्रेंड्स। देखते रहिए मेरे वीडियोस को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।